हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं ओपी गुप्ता, विद्या स्टडी नेटवर्क में आपका स्वागत है। साथियों, आज 9वीं क्लास के लिए जो टॉपिक्स जो हमने लिया है वो आपके लिए नया है। इससे पहले इसे पिछली कक्षाओं में आपने इसके बारे में कोई अध्ययन नहीं किया है, ना ही इसका आपकी पिछली कक्षाओं में कहीं कोई उपयोग है। साथियों, पिछली कक्षाओं में आपने जो पढ़ा वो पिक्टोरियल ग्राफ पढ़ा। पिक्टोरियल ग्राफ कहने का मतलब कि अगर पेंसिल को दिखाना है तो 4 पेंसिल है तो 4 पेंसिल का फिगर बना हुआ है। अगर 4.5 पेंसिल है तो 4 पेंसिल और प्लस आधा पेंसिल का फिगर बना हुआ है। अगर फूल दिखाना है तो फूल का फिगर बना हुआ है। 10 फूल दिखाना है तो 10 फूल का फिगर बना हुआ है। साथियों, इस तरह का आपने जो पिक्टोरियल जो ग्राफ आपने पढ़ा इससे पिछले कक्षाओं में, वो कन्वीनियंट नहीं है, वो आसान नहीं है। क्योंकि ऊपर की कक्षाओं में जैसे ही हमारा स्टैंडर्ड जैसे जैसे बढ़ते जाता है वैसे वैसे चीज़ें थोड़ा कठिन होती जाती है, उसका मीनिंग बड़ा होता जाता है, वास्ट होता जाता है। और आज हम जिस कक्षाओं में जिस स्टैंडर्ड में हैं वहाँ पर हमें उन जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता था, जो किसी वस्तु के फिगर के द्वारा, किसी वस्तु के फ़ोटो के द्वारा जो हम लोग उसका अध्ययन करते थे, उससे अब यहाँ काम चलने वाला नहीं है। साथियों, यहाँ पर हमें ग्राफीय प्रदर्शन पढ़ना है। ग्राफीय प्रदर्शन क्लास 9 में पहली बार इंट्रोड्यूस की गई है। क्लास 9 से ही आपको ग्राफीय जो प्रदर्शन है उसका अध्ययन करना है, उसका यूज़ करना है, उसका उपयोग करना है। साथियों, आपको लगता होगा कि ये क्या हो रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको परेशान कर देती है, लगता है ये कहाँ से आ गया। एक तो ऐसे ही मैथ बड़ा कठिन था और ये साइंस में भी इस तरह का प्रॉब्लम्स। साथियों, आपके क्लास में जिस भी चीज़ों का इंट्रोडक्शन होता है, जो भी चीज़ें आपको बताई जाती है, जो भी चीज़ें आपको दिखाई जाती है, आपके सामने रखा जाता है, वह ऐसा नहीं है कि आपके स्टडी को, आपके अध्ययन को और अधिक पेचीदा बना देता है। नहीं, उसको इसलिए पेश किया जाता है, उसको इसलिए रखा जाता है, उसको इसलिए अध्ययन किया जाता है ताकि वो आपके स्टडी को, आपके अध्ययन को आसान बना दे, हल्का बना दे, आपके हर तरीके से वो हेल्प करे। साथियों, ग्राफीय प्रदर्शन भी उसी प्रकार का एक उपाय है, एक चीज़ है जो आपके स्टडी को, आपके अध्ययन को बहुत ही आसान बना देगा। एक कहावत है, कहावत नहीं, एक बहुत ही चर्चित लाइन है जो किसी जो प्रचार आता है उसमें आता है कि डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। बस वही है, अभी डरना नहीं है, बस हिम्मत करके इसको सही तरीके से इसको पढ़ लेना, अध्ययन कर लेना। उसके बाद इसका यूज़ जब आप करेंगे तो आपको बड़ा ही आसान लगेगा। साथियों, इसके यूज़ का एक छोटा सा आपको हम एग्जाम्पल देना चाहते हैं। साथियों, आप तो क्रिकेट मैच भली भांति देखते हैं, देखते ही हैं, सभी लोग देखते हैं, हम भी देखते हैं, हमें भी बहुत इंटरेस्ट है क्रिकेट मैचों से। तो जब आप क्रिकेट मैच जब देखते हैं तो उसमें जब रन जब बनाया जाता है, जो रन दिखाया जाता है, पूरे टीम का एक पूरे टीम का एक कलेक्टिव कि किसने कितना रन बनाया, किसका कितना रन रेट रहा, किस कंट्री का रन रेट किस औसत से बढ़ता है, वो ग्राफ आपको दिखाया जाता है, कंपैरेटिव, इधर इंडिया का और इधर अदर कंट्री का। अब जैसे ही उसको देखते हैं आपको पता चल जाता है कि पहले 10 ओवर में इंडिया का जो रन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा रहा है, और वहीं दूसरे जो कंट्री है उसको हम पता कर लेते हैं कि इसका हमारे कंट्री से कम रहा है। क्यों साथियों, वहाँ पर
किसी ने आपको कोई बताया, कोई इन्फॉर्मेशन दी? नहीं दिया। बस आपने जस्ट उस फिगर को देखा, उस ग्राफ को देखा और आपको पता चल गया कि नहीं, ये ग्राफ बहुत ही ज़्यादा स्टैंडिंग है, इसका मतलब है कि इस ग्राफ का जो रन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो साथियों, जब आपको अंदाज़ा लगाइए कि जब आप एक ग्राफ को जब देखें तो आपको बहुत सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन आपके नज़रों के सामने घूमने लगा, और उसी को अगर पेज पर कोई लिख करके दे, कोई शब्द में अगर लिख करके दे, तो क्या आप जितनी जल्दी से, जितनी आसानी से आप ग्राफ में उसको देख लिए, उसको परसेप्ट कर लिए, उसको परख लिए, क्या उतना ही तेज़ी से आप उस शब्दों में लिखे हुए चीज़ों को परख लेंगे? नहीं साथियों, उसको पढ़ने के लिए आपको आधा घंटा का समय लगेगा। तब तक मैच की जीत हार का फैसला हो जाएगा। तो साथियों, जो ग्राफ है आपकी स्टडी को बहुत ही आसान बनाता है। आप परेशान ना हो, बस इसका अध्ययन दिमाग को खोल करके करें, इसका अध्ययन सही तरीके से ध्यान देकर करें। तो साथियों, अब हम चलते हैं ग्राफीय प्रदर्शन जो क्लास 9 में इंट्रोड्यूस की गई है, उसका क्या महत्व है। आखिर उसका कोई महत्व है तभी तो हमारे पढ़ने के लिए ये प्रस्तुत किया गया है, हमारे स्टडी में इसको शामिल की गई है। तो साथियों, इसका कुछ महत्व है, कुछ इम्पॉर्टेंस है। ऐसे इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो मेन इम्पॉर्टेंस है वो आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ। साथियों, जो ग्राफ का प्रदर्शन है वो बहुत से मायनों में, कई एक मायनों में हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उस महत्वपूर्ण बिंदुओं में जो कुछ बिंदु यहाँ पर हमने लिया है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, देखेंगे। साथियों, सबसे पहला हमारा प्रश्न है, ग्राफीय प्रदर्शन का क्या महत्व है। ग्राफीय प्रदर्शन का क्या महत्व है। ग्राफीय प्रदर्शन का जो पहला महत्व कहता है, ग्राफीय प्रदर्शन किसी चीज़ को समझने एवं उसका व्याख्यान करने में, किसी चीज़ को समझने एवं उसे बताने में, उसका व्याख्यान करने में वो आसान बना देती है इसको। जैसे कोई चीज़ को जो है, आप किसी चीज़ के अगर ग्राफ को देख लेते हैं, सपोज दैट मान लिया जाए कि आप अगर फार्मर या अगर किसान बैकग्राउंड से हैं, तो जब आप कोई बुक में जब ग्राफ देखते होंगे कि इस साल जो है अन्य फसलों का प्रोडक्शन कैसे कैसे हुआ है, अन्य फसल का उत्पादन कितना हुआ है, गेहूं का, चावल का, दलहन का, अन्य चीज़ों का जब ग्राफ बनाते हैं, जब ग्राफ बनता है, तो हम ये देख के पता कर सकते हैं कि किसका प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है। क्योंकि जिसका प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ होगा उससे ग्राफ का जो स्टिफनेस होता है, जो ग्राफ जो होगा वो उसका ज़्यादा होगा, ऊंचा होगा। साथियों, उससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को हम कलेक्ट कर सकते हैं। हम उसमें ये भी बता सकते हैं कि सबसे कम प्रोडक्शन किसका हुआ है, क्या पिछले साल से इस साल का प्रोडक्शन जो है किस तरह से तुलनात्मक है, क्या कम है, क्या ज़्यादा है, किसके प्रोडक्शन में कितनी वृद्धि हुई है। ये भी हम आसानी से एकदम जस्ट वन परसेप्शन, एट ए ग्लांस, एक झलक में हम बता सकते हैं कि कैसा क्या है। ये ग्राफ का ही कमाल है। अगर इसी चीज़ को अगर हम शब्दों में लिख दें पेज पे, तो उसको पढ़ने में कम से कम आपको हाफ एन आवर लगेंगे और उसको समझने में भी समय लगेगा, और तब जा कर के आप ये कंक्लूड कर पाइएगा कि ये ऐसा था, ये ऐसा था। फिर भी आप उतने अच्छे ढंग से उसका व्याख्यान नहीं कर सकते जितने अच्छे ढंग से आप उसके ग्राफ को देख करके कर सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंस ये है इसका कि जो ग्राफ होता है, ग्राफीय प्रदर्शन जो होता है किसी चीज़ का, वो आपको समझने और उसको बताने में, यानी व्याख्यान करने में, वो बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान बना देता है। अब हम दूसरी तरफ की ओर चलते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंस क्या है, यह एक से अधिक घटनाओं के बीच तुलनात्मक अध्ययन को आसान बनाती है। साथियों, जैसा कि हमने कहा, अभी जो मैंने एग्जाम्पल लिया कि जब आप मैच देखते हैं इंडिया और पाकिस्तान का, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, इंडिया और इंग्लैंड का,
दोनों का ग्राफ जब आपके पास जब आता है, एक साइड में इंडिया का, एक साइड में ब्रिटेन का, तब जस्ट लुक एट ए ग्लांस यू हैव टू कलेक्ट सो मेनी इंफॉर्मेशन। कहता एक झलक में आपके दिमाग में बहुत सारे इंफॉर्मेशन, बहुत सारी सूचनाएं जो है वो आ जाती है। जैसे किस ओवर में कितना रन बना, सबसे हाईएस्ट रन किस ओवर में बना, किसका रन रेट कैसा है, कौन सा टीम जो है किस ओवर में सबसे कम रन बनाई है, कितने ओवर मेडन गए हैं, कितने ओवर में मैक्सिमम रन बने हैं। ये सारे इंफॉर्मेशन आपके सामने सिर्फ एक झलक देखने पर पता चल जाता है। तो क्या ये आसान नहीं है? ये बहुत ही आसान है साथियों। ग्राफिकल जो है, ये ग्राफीय प्रदर्शन जो है, ये आपकी स्टडी को, आपके अध्ययन को इतना आसान बनाएगा कि वही फिर अब हो जाएगी कि डर के आगे जीत है। तो साथियों, ये किसी चीज़ के तुलनात्मक अध्ययन को बहुत ही प्रिस्क्राइब, बहुत ही शुद्ध ढंग से अध्ययन करने में मदद करता है। ये एक दो घटनाओं का नहीं है। अगर मैं मोर देन 2 ले लूँ, मोर देन 3 ले लूँ, तो भी ऐसा होता है। जैसे मान लिया जाए कि एक ही ग्राफ पे हमको 3 कंट्री का दिखाना हो, क्रिकेट मैच का जो ग्राफ बनता है वो 3 कंट्री का हो सकता है, एक ही ग्राफ पे तीनों का हो जाएगा, और ये पता भी चल जाएगा किसका ग्राफ कितना स्टीफ है, कितना खड़ा है। उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि किसने कितना रन बनाया है। उसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा कि किस टीम ने एक ओवर में सबसे मैक्सिमम रन बनाया है, ये भी पता चल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। सो मेनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट बाय यू एट ए ग्लांस। मतलब एक झलक में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपके नज़रों के सामने आ जाता है। ये ग्राफीय प्रदर्शन का ही कमाल है साथियों। अब हम चलते हैं तीसरी घटना है, जो तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, जैसा कि हमने कहा कि ग्राफ क्या होता है, एक पिक्चर होता है ना, एक रिप्रेजेंटेशन का बहुत ही दमदार तरीका है ये। किसी चीज़ की घटनाओं को बताने के लिए, उसके डाटा को एनालाइज करने के लिए, उसके डाटा को व्याख्यान करने के लिए। तो कहने का मतलब जो ग्राफीय प्रदर्शन है वो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, मोर देन 2, 3 बहुत सारी घटनाओं को एक साथ भी हम उसको तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं और ये बता सकते हैं किसका क्या पोजीशन है, किसके क्या स्थिति है। साथियों, तीसरा जो है वो कहता है ग्राफीय प्रदर्शन के द्वारा एक से अधिक घटनाओं के डाटा को याद रखने में भी मदद करता है। अगर इंडियन क्रिकेट टीम का सभी बैट्समैन के द्वारा, सभी बॉलर के द्वारा जितने रन दिए गए, जितने विकेट लिए गए, जितने रन बनाए गए, अगर उसका हम शब्दों में किसी एक पेज पर अगर लिख दें और उसका हम अध्ययन करने के लिए आपको कहें, तो वो आसान होगा, या फिर हम ग्राफ के द्वारा उसको दिखा दें वो आसान होगा। साथियों, जो शब्दों में जो लिखा हुआ होता है उसे हमें पढ़ने की आवश्यकता होती है, उसे समझने की आवश्यकता होती है, लेकिन जो ग्राफ के द्वारा जो रिप्रेजेंट किया जाता है, जो बताया जाता है, वो जस्ट परसेप्शन होता है हमारे दिमाग के द्वारा, हमारे आंखों के द्वारा। उसको देख लेने के बाद ये पता चल जाता है कि किस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा रन बनाया है, किस खिलाड़ी ने सबसे कम रन बनाया है, किस खिलाड़ी ने कम ओवर में सबसे ज़्यादा विकेट लिए हो। तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाता है और याद रखने में भी बहुत मदद करता है। यदि आपने उस फिगर को देखा है एक बार, तो कहीं भी जाएंगे आप इंटरप्रेट कर देंगे, आप उसको व्याख्यान कर देंगे कि हाँ जो है रैना जो है सबसे ज़्यादा रन बनाया है, कोहली का जो है आज 0 पे आउट हो गया, या फिर जो भी ऐसा है जो बॉलर है उसका भी किस ओवर में कितना विकेट लिया है। ये सारे इन्फॉर्मेशन आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसका व्याख्यान कर सकते हैं सिर्फ एक झलक देखने के बाद। अगर ग्राफ को एक झलक आप देख लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन आपको हाथ लग जाती है और बहुत आसानी से वो याद रहता है। अब साथियों, अब हम चलते हैं चौथे की ओर। जो चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका महत्व है वो ये है कि ग्राफीय प्रदर्शन के द्वारा किसी घटनाओं के डाटा को कुशलतापूर्वक प्रदर्शित किया जा सकता है। साथियों, मान लिया जाए
कि आप एक बाइक पर यात्रा कर रहे हो, एक बाइक पर यात्रा कर रहे हो और वो बाइक जब आप घर से निकाले हो तो उसकी स्पीड 0 है, डिस्टेंस 0 है, टाइम 0 है। और जैसे जैसे आप बढ़े आगे, आपकी यात्रा जैसे जैसे पूरा होती गई, जैसे जैसे आप रास्तों में चलते गए, कहाँ रुके, कहाँ कितना आपका स्पीड हुआ, कितने डिस्टेंस कवर किए, इन सभी चीज़ों को एक ग्राफ में बहुत आसानी से प्रदर्शित किया जा सकता है, बहुत ही आसानी से। इतना आसानी से जितना कि आप उसको शब्दों में लिख के बयान नहीं कर सकते। बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को आप ग्राफ में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो साथियों, ये इसका चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम किसी घटनाओं के जो डाटा होते हैं उसको हम कुशलतापूर्वक प्रदर्शित कर सकते हैं। कुशलतापूर्वक, उसमें कहीं भी इफ़ एंड वट नहीं होता है, उसमें कहीं भी लेकिन किंतु परंतु नहीं होता है। वो एकदम बहुत ही साफ सुथरा आप उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। साथियों, सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण बिंदु है ग्राफीय प्रदर्शन का, वो ये है एक से अधिक घटनाओं की तुलनात्मक विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब इन दोनों के बीच एक तुलनात्मक अध्ययन जिसको हम कहते हैं, वो भी बहुत आसानी तरीके से किया जा सकता है, बहुत आसान तरीके से। और एक नहीं, मैंने कितना बार बोला है कि एक नहीं, अनेकों बार, अनेकों घटनाओं को एक साथ जोड़ करके हम ऐसा कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अभी गर्मी का दिन है, एक महीने का पूरे टेम्परेचर, मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर को अगर हम कैलकुलेट करें, मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर के इन्फॉर्मेशन को अगर हम ग्राफ में दिखाएं, तो उस ग्राफ को देखने के उपरांत आप बता सकते हैं कि किस दिन सबसे ज़्यादा टेम्परेचर था, किस दिन सबसे कम टेम्परेचर था, मैक्सिमम टेम्परेचर किस दिन सबसे ज़्यादा रहा है, मिनिमम टेम्परेचर किस दिन सबसे कम रहा है। सो मेनी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी सूचनाएं एक झलक में आप बहुत तेज़ी से विश्लेषण करके बता सकते हैं। तो साथियों, जो ग्राफीय प्रदर्शन है, ये क्लास 9 के विद्यार्थियों के लिए एक वरदान है, जो आपके स्टडी में इसको शामिल किया गया, आपके अध्ययन में शामिल किया गया है। आप इसको इस तरह से नहीं लेंगे कि ये नया चीज़ जुड़ गया, अब इसको कैसे पढ़ें, ये और परेशानी क्रिएट करेगा। नहीं, जितनी भी चीज़ें आपके सामने रखी गई है, और ये क्लास 9 में, साथियों क्लास 9 जैसा कि हम हर बार कहते हैं कि क्लास 9 जो है वो कंपटीशन का बेस है, और आपको पूर्णतः तैयार रहना पड़ेगा हर चीज़ के लिए। यहाँ पर क्लास 9 में वैसे बहुत सारी चीज़ों का इंट्रोडक्शन होगा, बहुत सारी चीज़ों को इसमें लाया जाएगा जिसको कंपटीशन से लेना देना है, जो कंपटीशन में पूछी जाती हैं। अब इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो जो आपकी स्टडी में शामिल होगा, अध्ययन में शामिल होगा, वह आपके अध्ययन को आसान बनाएगा, आपके अध्ययन को कभी कठिन नहीं बनाएगा, वह आपके अध्ययन को आसान बनाएगा। क्योंकि जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपके जो समझ का दायरा है वो बढ़ रहा है, जो मटेरियल्स हैं, जो पढ़ने का जो आपका जो एरिया है वो भी बढ़ रहा है। जैसा कि मैंने बहुत बार इसमें भी चर्चा की है कि क्लास 8 से क्लास 9 से नीचे जो भी आपने अध्ययन किया, वो स्मृति पे मतलब याद करके हम उसको पढ़ते थे। समझना ना समझना ये दूसरी चीज़ होती थी, बस दे दिया गया कि ये स्टडी करनी है, इसका अध्ययन करना है, तो बस उसको रट लेते थे, काम चल जाता था। क्योंकि आंसर 2-4-10 लाइन की होती थी, याद हो जाता था। लेकिन क्लास 9 के बाद जो आपकी स्टडी है वो बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाती है, इसमें नई नई चीज़ें ऐड हो जाती हैं, आंसर का दायरा बढ़ जाता है। इसलिए आपको सिर्फ याद करने से काम नहीं चलेगा, आपको किसी चीज़ को
समझना पड़ेगा, उसको फैक्ट्स एंड फिगर को समझ करके आपको मेमोराइज़ करना पड़ेगा, और इसके लिए जितनी भी चीज़ें आपको इंट्रोड्यूस की गई है वो आपको आसान बनाएगी। साथियों, अब हम चलते हैं दूरी और समय का ग्राफीय प्रदर्शन की ओर। जैसा कि हमने कहा था कि अब हम ग्राफीय प्रदर्शन का अध्ययन करेंगे, तो अब हम आगे चलेंगे दूरी और समय का ग्राफीय प्रदर्शन। साथियों, ग्राफ का क्या इम्पोर्टेंस है इसकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं। क्लास 9 में इस ग्राफ का इंट्रोडक्शन, क्लास 9 में इस ग्राफ को शामिल किया जाना आपके स्टडी को पेचीदा बनाने के लिए नहीं है, यह आपकी स्टडी को आसान बनाने के लिए है। क्योंकि जैसे जैसे आपके क्लास का स्टैंडर्ड आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे जो स्टडी का जो मटेरियल है, जो स्टडी का जो दायरा है, जो अध्ययन का दायरा है, बहुत विस्तृत होते जाता है। और उन सभी चीज़ों को जो आज तक आप क्लास 8 तक करके जो पढ़ते आए हैं, उससे संभव नहीं है। इसलिए कुछ चीज़ों को क्लास 9 में इंट्रोड्यूस की जाती है, क्लास 9 में आपको दिखाया जाता है। क्योंकि क्लास 9, जैसा कि हम हर बार बताते हैं, क्लास 9 जो है कंपटीशन का बेस है। यहाँ पर वो हर चीज़ आपको दिखाई जाएगी, हर चीज़ से आपको इंट्रोडक्शन होगा जिसका कंपटीशन से कुछ लेना देना है। तो साथियों, ग्राफ की जो इम्पोर्टेंस है इसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। उस चर्चा में आपको ये भी पता चल गया होगा कि ग्राफ क्यों हमारे लिए आवश्यक है स्टडी के लिए, तो उसकी चर्चा हम कर चुके हैं, उसकी चर्चा अब हम नहीं करेंगे। अब हम चलते हैं इस ग्राफ का भौतिकी में जो उपयोग है उसको हम देखते हैं। तो साथियों, जैसा कि हम चैप्टर गति पढ़ रहे हैं, तो गति में इस ग्राफ का क्या यूज़ है, क्या उपयोग है, इसकी चर्चा हम करेंगे। गति का ग्राफीय प्रदर्शन। अब है जो गति को अभी तक हम लिख करके इस डायग्राम बना करके जो हम देखते आए हैं, आज हम ऐसा नहीं करेंगे, आज इसको हम ग्राफ में दिखाएंगे। साथियों, आज तक हमने जो पढ़ा है, जो वेन डायग्राम पढ़ाया, फैक्टोरियल के बारे में कुछ बातें की, तो इन सभी चीज़ों के बावजूद भी हमारा ग्राफ को लाना क्लास 9 में क्यों आवश्यक है, इस चीज़ की भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। साथियों, पिछले जितने भी तरीके हमने पढ़े उसमें किसी वस्तु के रियल पोजीशन की बात हम नहीं कर सकते हैं। अगर कोई रियल सिचुएशन, अगर मान लिया, अगर वास्तविक स्थिति अगर बिंदु हो कोई दे दिया जाए और वहाँ पर अगर ये पूछा जाए कि इसका क्या सर्कमस्टांसेस, इसका क्या मतलब क्या इसका इन्फॉर्मेशन है, वो तो तब हम सही हम उसको नहीं बता सकते हैं। लेकिन जब ग्राफ होती है तो ग्राफ के किसी भी बिंदु पर अगर कोई पूछे, कोई प्रश्न करे, कोई इन्फॉर्मेशन हो, तो एकदम सही पूरी तरह से सही हमें मिलता है। इसलिए किसी घटनाओं को घटना स्थल पर ना जाकर उसके सही सिचुएशंस का, सही स्थिति का पता लगाना ये ग्राफ से संभव होता है। तो साथियों, गति में ग्राफ का क्या उपयोग है इसे हम आगे देखते हैं। जैसा कि गति यानी किसी वस्तुओं में स्थान में परिवर्तन, समय के साथ किसी वस्तुओं के स्थान में परिवर्तन गति कहलाता है। तो समय के साथ किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन को हम क्या करेंगे, ग्राफ में दिखाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें ग्राफ में दिखाने का प्रयास करते हैं और चलते हैं इस ग्राफ का क्या कैसे बनता है, क्या इससे इंफॉर्मेशन आते हैं, इसको हम देखेंगे। तो साथियों, जैसा कि कहा गया है, दूरी समय ग्राफ किसी वस्तु के समय के साथ स्थान में परिवर्तन को दूरी समय ग्राफ पर प्रदर्शित किया जा सकता है ना। समय में किसी समय में किसी वस्तु में जो परिवर्तन होता है, स्थान परिवर्तन होता है, उसको हम दर्शाने के लिए जिस ग्राफ का प्रयोग करते हैं, जिस ग्राफ का उपयोग करते हैं, उसको हम दूरी समय ग्राफ के नाम से जानते हैं। इसका नाम से दूरी समय ग्राफ। जैसा कि दूरी है, समय के साथ दूरी तय करती है, इसलिए उसको दूरी समय ग्राफ कहते हैं। साथियों, यहाँ पर इस ग्राफ को बनाने के लिए हमें कुछ डाटा की आवश्यकता होगी। अगर कोई वस्तु चली है तो कितने समय में कहाँ गई है, क्या चली है, इसको हमें पता करना पड़ेगा। तो इस डाटा को लेने के लिए हमने क्या किया है कि एक वस्तु को
जो स्थान में परिवर्तन कर रही है उसका हमने कंसिडरेशन किया है, उसको हमने माना है कि एक वस्तु है जो चल रही है। कहता है एक वस्तु जो अपने निर्दिष्ट बिंदु से चलना प्रारंभ करती है और निम्नलिखित समय में तय की गई दूरी तालिका में दिया गया है। ये तालिका में दिया गया है। एक वस्तु है जो निर्दिष्ट बिंदु से चलना प्रारंभ करती है और उसके द्वारा जो समय समय पर जो दूरियां तय की गई है वो इस टेबल में दिखाया गया है। इस टेबल का पहले हम अध्ययन करेंगे। साथियों, जैसा कि इस टेबल में जो दिखाया गया है ये कहता है कि 0 सेकेंड का मतलब जब वस्तु अपने निर्दिष्ट बिंदु पर हो, जब आप अपने घर पर हो और वहाँ से स्कूल जाना हो तो स्कूल की दूरी अपने घर से लेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से जहाँ वस्तु से चलना प्रारंभ करती है उसको हम निर्दिष्ट बिंदु कहते हैं और निर्दिष्ट बिंदु पर समय और दूरी दोनों 0 होता है। तो साथियों, जबकि चलना प्रारंभ ही नहीं किया है तो समय कैसे प्रारंभ हो जाएगा, और जब चला ही नहीं तो दूरी कैसे हो जाएगी, इसलिए दोनों 0 होगी। आफ्टर यानी 1 सेकेंड के बाद, 1 सेकेंड के बाद जो उसने दूरी तय की वो है 10 मीटर का। कितने का? 10 मीटर का। जब दूसरे सेकेंड की हम चर्चा किए, जब 2 सेकेंड बीता तो वो जो दूरी तय किए वो किए 20 मीटर का। तीसरे सेकेंड 30 मीटर का, चौथे सेकेंड 40 मीटर का और पाँचवें सेकेंड 50 मीटर का। तो 5 सेकेंड में जो वस्तु है, जो गतिशील वस्तु है, 50 मीटर की दूरी तय कर चुकी है। अब साथियों, यहाँ पर देखने की बात यह है कि एक निश्चित समय अंतराल में, क्योंकि यहाँ पर जो समय का जो अंतराल है वो 1 सेकेंड का है। क्या है? 1 सेकेंड का है। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 सेकेंड। तो हर एक सेकेंड में जो दूरी तय की गई है वो 10 मीटर का है। पहले सेकेंड में 10 मीटर, दूसरे सेकेंड में भी 10 मीटर, क्योंकि 10 और 20 के बीच का जो डिफरेंस कितने का? 10 का है। 20 और 30 के बीच का डिफरेंस कितने का है? 10 का है। 30 से 40 के बीच का डिफरेंस 10 का है और 40 से 50 के बीच का डिफरेंस 10 का है। तो साथियों, इस टेबल को जब हमने अध्ययन किया, जब इस तालिका का अध्ययन किया तो हमने पाया कि कोई वस्तु जो गतिशील है वो समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है। कहने का मतलब कि वो वस्तु जो है एक समान गति से गतिशील है। यानी वो जो वस्तु है, यानी यहाँ पर जो वस्तु को हमने लिया जो गति में है वो कैसा है? एक समान गति में है। तो साथियों, इससे आगे बढ़ने से पहले हम एक और चर्चा कर लेते हैं। अगर कोई वस्तु गतिशील है तो उसमें 3 तरह का शर्तें, 3 तरह का कंडीशन आता है। पहला, वो एक समान गति में होगा। दूसरा, वो असमान गति में होगा। दूसरा क्या होगा? वो असमान गति में होगा। और जो असमान गति है इसमें 2 कंडीशन होंगे, तब टोटल मिला के 3 हो जाएंगे। एक समान, तो असमान गति में एक होगा बढ़ता हुआ। जब हम किसी को एक्सेलरेट करते हैं गाड़ी को, तब जब हम गाड़ी में एक्सेलरेटर देते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ती है, यानी उसमें जो गति में जो परिवर्तन होता है बढ़ते हुए होता है। लेकिन जब हम ब्रेक लगाते हैं तो उसकी दूरी जो होती है वो घटते हुए होती है। मतलब हर एक सेकेंड में उसकी जो दूरी तय की गई जो दूरी होती है वो घट जाती है। जैसे मान लिया कि अगर हम 0 से 5 सेकेंड तक 50 मीटर की दूरी तय किए और अगर ब्रेक लगाने की आवश्यकता हो गई तो ब्रेक लगाए तो ये घट के क्या हो गया? फिर 0 हो गया। कहने मतलब 10-10 के अंतराल में 0 हुआ। या फिर अगर हम ब्रेक कस के मारेंगे तो पहले सेकंड में कुछ ज़्यादा, दूसरे सेकंड में उससे भी ज़्यादा, तीसरे सेकंड में उससे भी ज़्यादा, चौथे सेकंड में उससे भी ज़्यादा और लास्ट में 0 पहुंच जाएगा। यानी ये जो दूरी का जो डिडक्शन है, जो दूरी जो कम रही है, एक सिचुएशन है कि एक सिचुएशन ये है कि हम उस वस्तु को एक्सेलरेट करते हैं, त्वरित करते हैं, हम उसमें एक्सेलरेशन देते हैं तो वो आगे की ओर बढ़ता है। और दूसरा है कि जब उसमें ब्रेक मारते हैं। तो ये 2 कंडीशन हो गया। तो ये 2 कंडीशन ये हो गया। और एक कंडीशन जिसके हम एक समान गति जिसको कह रहे हैं, ये है 3 तरह का कंडीशन है। 3 तरह के ग्राफ को इसमें हम स्टडी करेंगे। एक जो है समान गतिशील वस्तु का, एक समान गतिशील वस्तु का जो कि यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं। दूसरा जो होगा असमान होगा। असमान में 2 कंडीशन होंगे, एक बढ़ता हुआ और दूसरा घटता हुआ। तो ये 3 कंडीशन का हम ग्राफ यहाँ पर स्टडी करेंगे। साथियों, ऊपर दिए गए तालिका से जो अध्ययन हमने किया
ये जो तालिका जो दिया गया है इसका जब अध्ययन किए तो हमें क्या पता चला? हमें ये पता चला कि वो वस्तु एक समान गति से गतिशील है, यानी उस वस्तु की जो गतिशीलता है वो कैसा है? एक समान है। तो एक समान गतिशील वस्तु का हम अब ग्राफ खींचेंगे। एक समान गतिशील वस्तु का जब ग्राफ हम खींचते हैं तो कैसा मिलता है, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, जो ग्राफ है इसमें दो एक्सिस होती है। इसकी जो छोटे मोटे जो इन्फॉर्मेशन है इसकी चर्चा तो आपको मैथ की क्लास में हो गई होगी, आप इससे परिचित होंगे, इसके बारे में अच्छी खासी जानकारी होगी आपको ग्राफ के बारे में। लेकिन ग्राफ जब आपके भौतिकी में जब इंट्रोड्यूस हुआ है तो ऐसा नहीं कि ये पूरी तरह बदल जाएगा, नहीं, बहुत सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन वही रहते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक ग्राफ का दो आयाम होता है, उसका एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो जब हम ग्राफ का जो बनाते हैं तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है इस पर कुछ डाटा को हम लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि इस ग्राफ में हमने एक्स एक्सिस पर समय को लिया है। किसको लिया है? समय को। एक्स एक्सिस पर समय को एवं वाई एक्सिस पर तय की गई दूरी, वाई एक्सिस पर तय की गई दूरी को। एक्स एक्सिस पर किसको लिया है? समय को, और वाई एक्सिस पर तय की गई दूरी को, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। एक्स एक्सिस पर आपका समय है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड और 5 सेकंड, और जो वाई एक्सिस पे है वो 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर और 50 मीटर, जैसा कि तालिका में है। तालिका हमने बनाया, उसी तालिका को हम ग्राफ में खींच रहे हैं। तो जब हम देखते हैं कि 1 सेकंड के बाद जो गतिशील वस्तु है वह 10 मीटर की दूरी तय करता है। अगर इस ग्राफ में उस गतिशील वस्तु का अगर हम पोजीशन को जानने का प्रयास करेंगे, उस वस्तु की स्थिति को बारे में जानने का प्रयास करेंगे, तो कैसे निकलेगा, कैसे प्राप्त करेंगे? साथियों, इसके लिए हमें 1 सेकंड जो एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस से लंबवत एक रेखा खींचना पड़ेगा, और जब 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय की है तो वाई एक्सिस से भी हमें एक लंबवत एक रेखा खींचना पड़ेगा। और ये दोनों रेखाएं, ये दोनों जो डॉटेड लाइन जो है, ये जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, जहाँ पर एक दूसरे को काटेंगे, वो कटान बिंदु जो होगा उस वस्तु का 1 सेकंड के बाद पोजीशन होगा, उसकी स्थिति होगी। तो जैसा कि 1 सेकंड जो एक्स एक्सिस पर है, तो यहाँ से भी हमने एक लंबवत एक रेखा खींचा है, और जब 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी जब तय कर रहा है तो 10 मीटर के पोजीशन से भी हमने एक लंबवत रेखा खींचा है। और ये दोनों रेखाएं जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, जहाँ पर एक दूसरे को काट रही है, वो बिंदु उस वस्तु का 1 सेकंड के बाद वो पोजीशन होगा, वो उसकी स्थिति होगी। तो जब हम 1 सेकंड के बाद जब इस वस्तु की स्थिति की जब चर्चा करते हैं तो वो वस्तु कहाँ पर? ए पर है। वस्तु कहाँ पर है? ए पर। 2 सेकंड के बाद, क्योंकि 2 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय करता है, जैसा कि यहाँ पे हमने बताया 2 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय करता है, तो दूसरे सेकंड में जब उसकी पोजीशन की जब हम चर्चा करते हैं तो उसी तरह से एक्स एक्सिस से एक लंबवत और वाई एक्सिस से एक लंबवत खींचेंगे, लंबवत रेखा खींचेंगे, और वो जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा वो पोजीशन जो होगा उस वस्तु का दूसरे सेकंड में वो स्थिति होगी। तो दूसरे सेकंड में इसकी स्थिति बी पर होती है, तीसरे सेकंड में ठीक उसी प्रकार से तीसरे सेकंड में सी पर, चौथे सेकंड में डी पर, 5वें सेकंड में ई पर होती है। अब साथियों, इन सभी पोजीशन को, इन सभी स्थिति को, वस्तु की जो स्थिति है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे सेकंड में, इसको हम इन सभी से होते हुए एक रेखा खींचते हैं। क्या करते हैं? एक रेखा खींचते हैं। तो जब हम इन सभी से होते हुए जब एक रेखा खींचते हैं तो हमें प्राप्त होता है कि वो रेखाएं जो है वो सरल रेखा है। कैसा है? सरल रेखीय ग्राफ बनता है। एक ऐसा ग्राफ है, सरल रेखीय ग्राफ है। तो साथियों, जैसा कि हमने इस ग्राफ को ड्रॉ किया, इस ग्राफ को बनाया है ना, ये ग्राफ जो होगा, ये ग्राफ क्या कहलाएगा? दूरी समय ग्राफ होगा। ये होगा दूरी समय ग्राफ। साथियों, अभी बात आती है कि आखिर इस ग्राफ को तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इसका उपयोग क्या है? इससे प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, है ना, ये भी एक बात है। तो इसका जो उपयोग है, अगर कोई पूछ दे कि तीसरे सेकंड में वस्तु की स्थिति क्या है, तो आप बता सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर जो डी लिया है, तो सपोज डैट मान लिया कि आपके घर से आपके स्कूल के बीच की जो सिचुएशन वो आपको पता है,
कहाँ पर क्या है नहीं है वो आपको पता है। तो जब कोई पूछ दे कि तीसरे सेकंड में वो कहाँ पर था, तो आपको दिमाग में आ जाएगा कि नहीं, तीसरे सेकंड में हम उस पेड़ पे होंगे, है ना, उस पेड़ के नज़दीक होंगे जो कितने 20-30 मीटर की दूरी पर है। तो वो जो है ना, वो एक यहाँ से एक रियल सिचुएशंस को वो कवर करता है, बता देता है, और ये इसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है। दूसरा है कि जैसा ही हम इसको देखते हैं पता चल जाता है कि वो सी है, इसका मतलब उस पेड़ के पास होगा। डी है, इसका मतलब हम बहुत करीब होंगे स्कूल के, और ई पहुंच गए तो मतलब स्कूल में है ना। तो ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना एट ए ग्लांस, कहने मतलब एक झलक देखते हैं और पता चल जाता है कि हम कहाँ हैं। साथियों, इसका तो बहुत सारा यूज़ है, लेकिन अगर मान लिया जाए इसमें बहुत सारी चीज़ें, अगर मान लिया इसको दूरी तय बोल दे कि भाई तीसरे सेकंड के बाद वो कितना दूरी तय किया है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब दूरी की बात होगी तो इसको हम हर एक सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय कर रहा है, तो 3 सेकंड में 30 मीटर भी निकाल सकते हैं। तो इसका यूज़ जो है आपको आगे चल करके और बहुत स्पष्ट होगा जब हम इसका यूज़ न्यूमेरिकल्स में, जब इसका उपयोग न्यूमेरिकल्स में करेंगे तब। तो साथियों, इन सभी ग्राफ को अब कहता है कि जब हम ऊपर दिए गए तालिका के आधार पर ग्राफ बनाया जाता है तो चलती हुई वस्तु एक सेकंड में, पहले सेकंड में ए पर, दूसरे सेकंड में बी पर, इसी प्रकार क्रमशः तीसरे, चौथे एवं पांचवें सेकंड में सी, डी और ई पर पाया जाता है। ठीक है, सी, डी और ई पर पाया जाता है, जिसकी की चर्चा हम कर चुके हैं। अब कहता है कि जब इन सभी बिंदुओं को ए, बी, सी एंड डी, ए, बी, सी, डी एंड ई से होकर एक रेखा खींचा जाता है, तो यह रेखा सरल रेखीय होती है। यह रेखा कैसा होता है? सरल रेखीय होती है। अब कहता है, जैसा कि हम बता चुके हैं कि सरल रेखीय है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे निष्कर्ष यही निकलता है, इससे प्रश्न जो आएंगे वो यही आएंगे कि सरल रेखीय, कहता एक समान गति से गतिशील वस्तु का समय दूरी ग्राफ कैसा होगा? दूरी समय ग्राफ कैसा होगा? तो आपको वहाँ जवाब जो आपका होगा वो लिखना पड़ेगा कि एक समान गतिशील वस्तु का जो दूरी समय ग्राफ होगा वो सरल रेखीय होगा। ये तो हो गया, शब्दों में हो गया। दूसरा है, अगर इसको इसी ग्राफ में दे दिया जाए तो कैसे आप पता करेंगे? तो चूँकि हम जान रहे हैं, यहाँ से जो स्पष्ट जो निर्देश है वो ये है, जो स्पष्ट जो रिजल्ट सामने आया वो ये है कि किसी भी एक समान गतिशील वस्तु का जो ग्राफ है, दूरी समय ग्राफ है, वो कैसा होता है? वो स्ट्रेट लाइन होता है, सरल रेखीय होता है। तो साथियों, अब इस एक समान गति से गतिशील वस्तु का ग्राफ हमने देख लिया है, ये ग्राफ सरल रेखीय होता है। अब हम असमान गतिशील वस्तु का दो सिचुएशंस को, दो कंडीशन को देखेंगे, जिसमें एक उसकी गति बढ़ती हुई और दूसरा घटती हुई। ये दोनों सिचुएशंस को देखेंगे। तो अब जो हम चलेंगे वो असमान गतिशील वस्तु का पहला सिचुएशन देखेंगे बढ़ते हुए, है ना, जब उसकी स्पीड जो है, जब उसकी जो स्पीड है बढ़ रहा है तब वो सिचुएशन देखेंगे, और दूसरा वो देखेंगे जब उसकी स्पीड घट रही है तब। दोस्तों, जैसा कि इसके ऊपर हम एक समान चाल से गतिशील वस्तु का जो स्थान में परिवर्तन है उसका ग्राफ हम देख चुके हैं, दूरी समय ग्राफ हम देख चुके हैं। साथियों, अब जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो है असमान, मतलब गति के ग्राफीय प्रदर्शन में ही समय दूरी ग्राफ ही होगा वो, लेकिन उसकी जो वस्तु की जो गति होगी वो असमान गति होगी। कैसी गति होगी? असमान गति होगी। यानी कहने का मतलब ये होगा कि वो वस्तु समय अंतराल में, यानी समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करेगी। क्या दूरी तय करेगी? असमान दूरी तय करेगी, तभी तो हम उसको असमान गति से गतिशील वस्तु कहते हैं। साथियों, कहता है किसी वस्तु के समय के साथ स्थान परिवर्तन को दूरी समय ग्राफ में ही प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि आपने एक समान चाल में भी पढ़ा है कि अगर किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन हो तो उसको दर्शाने के लिए हमें दूरी समय ग्राफ को ही लेना पड़ता है। तो साथियों, यहाँ पर जो हम दूसरा कंडीशन, मैंने कहा था कि इसमें 3 कंडीशन आएंगे,
इसमें 3 कंडीशन आएंगे, जिसमें पहला कंडीशन का अध्ययन हमने कर चुका है। दूसरा कंडीशन ये है कि असमान गति। तो असमान गति का मतलब होता है कि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता हो, तो उस स्थिति को हम उस वस्तु का असमान दूरी या असमान परिवर्तन कहते हैं, या असमान परिवर्तन कहते हैं, या असमान चाल कहते हैं। तो साथियों, अभी हम इसी सिचुएशंस का ग्राफ बनाएंगे। जैसा कि पहले भी हम कह चुके हैं, ग्राफ बनाने के लिए हमें कुछ डाटा की आवश्यकता होती है। क्या होती है? कुछ डाटा की आवश्यकता होती है। उस डाटा को हम लेते हैं। वो डाटा ये है, कहती है कि जब कोई वस्तु कहता असमान गति से एक वस्तु जो अपने निर्दिष्ट बिंदु से, निर्दिष्ट बिंदु का मतलब समझ रहे हैं, मैंने पिछले भी इसमें जो पढ़ाया है असमान में, मतलब समान में पढ़ाया, उसमें भी मैंने निर्दिष्ट बिंदु की चर्चा की है। निर्दिष्ट बिंदु का मतलब जहाँ से वो वस्तु चलना प्रारंभ कर रही है। तो साथियों, जब जो वस्तु जो निर्दिष्ट बिंदु से चलना प्रारंभ करती है और निम्नलिखित समय अंतराल में, निम्नलिखित समय में तय की गई दूरी जो है, यहाँ पर इस तालिका में हम दर्शाए हैं, इस तालिका में दिया गया है। इस तालिका में हम देखेंगे वो क्या है। साथियों, जब कोई वस्तु दूरी तय करना जब स्टार्ट करती है, जब वहाँ से चलना स्टार्ट करती है, तो उस समय और ये दूरी दोनों क्या होती है? 0 होती है। क्योंकि जब वो चला ही नहीं तो समय क्या होगा, और जब चला ही नहीं तो फिर दूरी क्या होगी। तो दोनों का दोनों क्या होता है? 0 होता है। और उस सिचुएशंस को हम उसको ऑरिजिन पर मानते हैं। कहने का मतलब उसके निर्दिष्ट बिंदु पर मानते हैं कि वो वस्तु निर्दिष्ट बिंदु पर है। अब साथियों, वस्तु जो है चलना प्रारंभ करती है और अगले एक सेकंड में वो 5 मीटर की दूरी तय करती है। कितने मीटर की? 5 मीटर की। दूसरे सेकंड में 15 मीटर की दूरी तय करती है। तीसरे सेकंड में 30 मीटर की दूरी तय करती है। चौथे सेकंड में 50 मीटर और पाँचवें में 75 मीटर की दूरी तय करती है। यानी जब 5 सेकंड जब गुजर जाता है तो उसके द्वारा जो चली गई जो दूरी है वो 75 मीटर का है। तो साथियों, आप देखेंगे कि यहाँ पर जो समय अंतराल है वो समान है। जैसा कि हमने कहा कि समान समय अंतराल में तय की गई दूरी अगर असमान हो तो उस वस्तु को हम असमान गति कहते हैं, यानी उसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है, यानी असमान गति कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर पहले सेकंड में ये जो वस्तु जो है 5 मीटर की दूरी तय की है, दूसरे सेकंड में 10 मीटर, यानी 5 से 15 गए हैं। दूसरे सेकंड में 5 से 15 गई है, इसका मतलब 10 मीटर की दूरी तय की है। तीसरे सेकंड में 15 से 30 गई है, तो इसका मतलब ये 15 मीटर की दूरी तय कर रही है तीसरे सेकंड में। तीसरे से चौथे सेकंड में ये 50 मीटर पर पहुंच जाती है। इसका मतलब है कि चौथे सेकंड में उसने 20 मीटर की दूरी तय की है। और जब चौथे से पाँचवें सेकंड की ओर जब बढ़ती है तो ये 75 मीटर का जो सिचुएशन वहाँ पर पहुँचती है, और ये 50 और 75 के बीच का जो डिफरेंस है वो 25 मीटर का है। तो ये दूरी जो है 25 मीटर की दूरी तय करती है। जैसा कि हम इस तालिका का अध्ययन किए तो पता चला कि पहले सेकंड में 5 मीटर, दूसरे सेकंड में 10 मीटर, तीसरे सेकंड में 15 मीटर, चौथे सेकंड में 20 मीटर और पाँचवें सेकंड में 25 मीटर की दूरी तय करता है। साथियों, ये जो सिचुएशन है, ये जो स्थिति है, ये दर्शाता है कि वो वस्तु जो है वो असामान्य गति में गतिशील है, असमान गति में गतिशील है। तो साथियों, जब हम इस सिचुएशंस की जब हम यहाँ पे जब चर्चा किए हैं तो इस सिचुएशन का ग्राफ कैसा होगा, इसको इस तालिका के द्वारा, इस तालिका के माध्यम से जो हम ग्राफ बनाएंगे उसका अध्ययन करने के बाद ही हमें यह स्पष्ट होगा कि इस सिचुएशंस का, यानी इस परिस्थिति में किसी वस्तु का ग्राफ कैसा होगा, दूरी समय ग्राफ कैसा होगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, वो क्या समान गति का जो ग्राफ है उससे ऊपर होगा, नीचे होगा। इसके सिचुएशंस को हम देखेंगे, इसका अध्ययन करेंगे और तब हम जानेंगे कि ये ग्राफ कैसा है। तो साथियों, अब चलते हैं। जैसा कि असामान्य गति में हमने कहा था कि इस ग्राफ के एक्स एक्सिस पर जो एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पर हम क्या लेते हैं? टाइम को लेते हैं, समय को लेते हैं। एक्स एक्सिस पर समय को लिया जाता है, एक्स एक्सिस पर समय को, एक्स एक्सिस पर समय एवं वाई एक्सिस पर तय की गई दूरी को लिया जाता है। क्या है? लिया या
दूरी को प्रदर्शित करते हैं, दूरी को प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित किया है। तो यहाँ पर जैसा कि इस ग्राफ में हमने एक्स एक्सिस पर समय को लिया, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड और 5 सेकंड, और जो बाई एक्सिस है इस पे मैंने दूरी को रखा है। इसको हम दूरी अक्ष भी कह सकते हैं और इसको हम समय अक्ष भी कह सकते हैं। तो साथियों, इस जो सिचुएशन, इस टेबल को जब हम अध्ययन किए तो हमें ये प्राप्त हुआ है कि ये वस्तुएं जो गतिशील है इसकी प्रकृति कैसा है, इसकी प्रकृति जो है असमान गति है। इसकी प्रकृति कैसा है, असमान गति की इसकी प्रकृति है। अब जो असमान गति की प्रकृति है तो इसका हम ग्राफ देखते हैं कैसा होता है। कहता है ऊपर दिए गए तालिका के अध्ययन से ये पता चला है कि इस वस्तु का जो गति है वो कैसा है, असमान गति है। अब हम क्या करते हैं, जब हम ऊपर दिए गए तालिका के आधार पर जब ग्राफ बनाया जाता है तो चलती हुई वस्तु पहले सेकंड में ए पर, दूसरे सेकंड में बी पर, तीसरे सेकंड में सी पर, चौथे सेकंड में डी पर और 5वें सेकंड में ई पर मिलता है। साथियों, जैसा कि हम एक समान गति में भी हम बता चुके हैं कि किसी वस्तु का एक निश्चित समय में दूरी समय ग्राफ पर उसका स्थिति क्या होगी, वो कहाँ पर होगी, इसे पता करने के लिए हम उस वस्तु के द्वारा जितनी समय में दूरी तय की गई है वो समय और जितना दूरी तय किया गया है वो दूरी, जैसा कि हम जान रहे हैं समय को एक्स एक्सिस पर और दूरी को वाई एक्सिस पर लिया है, तो मान लिया जाए कि उस वस्तु का हम 1 सेकंड के बाद इस ग्राफ में उस गतिशील वस्तु का स्थिति हम जानना चाह रहे हैं, वो कहाँ पर है। तो ये पता करने के लिए, जैसा कि हमने पीछे भी कहा है, ये पता करने के लिए जो पहले सेकंड जहाँ पर एंड होता है वहाँ से हम एक क्या करते हैं, लंबवत एक रेखा खींचते हैं और दूरी जो 5 मीटर तय की गई यहाँ से भी हम एक लंबवत रेखा खींचेंगे और ये दोनों रेखा जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, जहाँ पर एक दूसरे को कट करेगा, वो पोजीशन जो होगा उस वस्तु का 1 सेकंड के बाद वो वस्तु की स्थिति होगी। 1 सेकंड के बाद वो वस्तु उसी पॉइंट पर होगा, उसी बिंदु पर होगा जहाँ ये दोनों लंबवत रेखा एक दूसरे को काटते हैं। तो साथ में जैसा कि पता है कि 1 सेकंड के बाद और 5 मीटर दूरी तय करने के बाद, यानी 1 सेकंड में 5 मीटर की दूरी तय करती है, तो 1 सेकंड में 5 मीटर की जो दूरी तय करी है, इस 1 सेकंड के बाद उस चलती हुई वस्तु का जो पोजीशन है, जो स्थिति है, वो कहाँ है, ए पर है। कहाँ है, ए पर है। ठीक उसी प्रकार दूसरे सेकंड में जब वो 15 मीटर की दूरी तय कर रहा हो तो उस समय जब हम इसकी पोजीशन की बात करते हैं, जब इसकी स्थिति की बात करते हैं तो वो स्थिति बी पर मिलती है। ठीक उसी प्रकार तीसरे सेकंड में सी पर मिलती है, चौथे सेकंड में डी पर मिलती है और 5वें सेकंड में ई पर मिलती है। तो साथियों, हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां इस सभी सेकंड में हमने वस्तु की स्थिति, वस्तु की जो पोजीशन है, जो स्थिति है, उसको हमने जान रखा है, जान लिया है। अब हम जब इन सभी बिंदुओं को, इन सभी पोजीशन को, जो 1 सेकंड पर है, 2 सेकंड पर है, 3 सेकंड पर है, 4 सेकंड पर है, इन सभी बिंदुओं को जब हम एक रेखा के द्वारा जब मिलान करते हैं, जब मिलाते हैं, तो ये जो रेखा है ये सरल रेखीय ना हो करके ये अरेखीय होता है। कहने का मतलब ये रेखा सरल रेखा नहीं होता है, ये वक्र रेखा होता है। जब ये रेखाएं वक्र है तो वक्र तो किसी प्रकार भी हो सकती है, तो वक्र रेखाएं, तब हम ये कैसे जानेंगे, क्योंकि इसके आगे भी हमको एक सिचुएशन पढ़ना है जिसमें इसमें तो देख रहे हैं दूरी का जो दूरी जो तय कर रही है बढ़ता हुआ है, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर यह है। लेकिन जब हम अगला सिचुएशन जो लेंगे उसमें पहले सेकंड में सबसे ज़्यादा दूरी तय करेगा और फिर जाते जाते फिर घटता चला जाएगा। मतलब वो सिचुएशन जब होगा, कब का होगा, जब वो कोई वस्तु, जब कोई गतिशील वस्तु में जब ब्रेक लगा कर उसको रोकेंगे तब की स्थिति होगी। तो साथियों, यहाँ पर जो हम ग्राफ हमने जो ड्रॉ किया, जो बनाया, इस ग्राफ की प्रकृति जो है वो कैसा है, वक्र है। ये ग्राफ की प्रकृति कैसा है, ये वक्र है। कैसा है, वक्र है। ये ग्राफ जो है ये वक्र रेखा है, वक्र रेखा है। साथियों, इस ग्राफ में हमने एक डॉटेड लाइन ये दिया है। ये डॉटेड लाइन क्या बता रहा है, ये डॉटेड लाइन हमने ओ से
लिया है, जब कोई वस्तु पहले सेकंड में, 1 सेकंड में जब वो 5 मीटर की दूरी तय कर रहा हो, अगर उसी को आधार मानकर हम ये आधार मान लें कि 5 मीटर प्रति सेकंड के दर से कोई वस्तु की अगर चाल है ना, तो वो वस्तु एक समान गति करते हुए अगर जाएगी तो उसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा? उसका ग्राफ जो है, ये ग्राफ जो डॉटेड लाइन है ये होगा, क्योंकि हम जान रहे हैं एक समान गति से गतिशील वस्तु का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, सरल रेखा होता है। तो हमने सरल रेखा बनाया है, इसलिए बनाया है ताकि हम ये जो असमान गति है इसके ग्राफ के सिचुएशंस को, इसके ग्राफ की जो स्थिति है उसको हम बता सकें। साथियों, जैसा कि यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि जब कोई वस्तु एक समान गति से गतिशील हो तो उसकी जो रेखाएं जो होती है, उसकी जो ग्राफ जो होते हैं वो स्ट्रेट लाइन का होते हैं। लेकिन जब वो असमान गति से जब गतिशील करता है, जब असमान गति से जब गति करता है तो उसके जो ग्राफ होते हैं वो कर्व होते हैं। कैसा होते हैं? कर्व होते हैं, अरेखीय होते हैं। लेकिन हमें एक बात यहाँ पर और ध्यान रखने की चीज़ है कि वो जो रेखाएं होती है वो बाई एक्सिस की तरफ होती है। किधर होती है? बाई एक्सिस की तरफ। ये जो आपका जो स्ट्रेट लाइन का जो है, यानी सरल रेखा जो है, एक समान गति का जो ग्राफ है उससे ऊपर की ओर होगी। मतलब ऊपर की ओर मतलब ये जो इस तरफ जब शिफ्ट कर रही है, इसका मतलब है कि ये बाई एक्सिस की तरफ शिफ्ट कर रही है। यानी ये जो रेखाएं हैं अगर इस तरफ शिफ्ट करे, बाई एक्सिस की तरफ शिफ्ट करे, तो ये जो होती है स्थिति जो होती है, ये होती है असमान गतिशील वस्तु जब वो असमान चाल से, असमान बढ़ती हुई चाल से गति करता। ये स्थिति कैसा है? एक गतिशील वस्तु जो असमान चाल से गति करता हुआ है, असमान चाल से गति करता हुआ है। जब असमान चाल से जब गति कर रहा है तो यह असमान चाल की गति भी कैसा है? बढ़ती हुई है। बढ़ती हुई असमान चाल है। ये कैसा है? बढ़ती हुई असमान चाल है। यानी एक ऐसी वस्तु जो गतिशील हो, लेकिन कैसे? बढ़ती हुई चाल के साथ। जब उसका इंक्रीजिंग वेलोसिटी हो, जब इंक्रीजिंग वेलोसिटी हो तो उसका जो ग्राफ होता है वो बाई एक्सिस की तरफ, यानी जो दूरी जो अक्ष होता है उसकी तरफ शिफ्ट करता है, उसके तरफ खिसकता है। तो जब हम देखेंगे कि कोई ग्राफ, मान लिया जाए कि ये जो जीरो है, इसको हम कैसे, ये क्वेश्चन आता है साथियों, ये जो है आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा कि बताइए कौन सा ग्राफ किसी वस्तु की बढ़ती हुई चाल का ग्राफ है। तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा, वहाँ पर देखना पड़ेगा, और तब आप कैसे पता कर पाएंगे कि ग्राफ किसका है, इसका कंपैरिजन कैसे होगा, इसका तो कोई निर्दिष्ट बिंदु होगा, तभी तो उसी से ना हम ये स्टडी करके उसका तुलना करके हम पता कर सकते हैं कि ये ग्राफ जो है बढ़ते हुए चाल का है कि घटती हुई चाल का है। तो जब ये ग्राफ सरल रेखीय ग्राफ से जब ऊपर की ओर हो, यानी बाई एक्सिस की तरफ जब शिफ्ट करे, तो वो सिचुएशन जो होता है बढ़ती हुई चाल का होता है। असमान गति से बढ़ती हुई चाल का ये ग्राफ है, ये सिचुएशन है। और इसको हम हमेशा याद रखेंगे कि जब कोई ग्राफ बाई एक्सिस की तरफ, यानी दूरी अक्ष की तरफ जब शिफ्ट करे, तब वो स्थिति असमान गति से गतिशील बढ़ते हुए चाल की होती है। असमान गति से गतिशील बढ़ती हुई चाल की होती है। लेकिन जब किसी गतिशील वस्तु का ग्राफ अगर ये स्ट्रेट लाइन से, कहने का मतलब ये सरल रेखा से जब नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा, नीचे की तरफ जब शिफ्ट करेगा, तो ये सिचुएशन होगा असमान गति से गतिशील वस्तु जिसकी चाल क्या हो? घटती हो, जिसकी चाल घटती हुई हो। तो ये सिचुएशन कब क्रिएट होता है? जब किसी गतिशील वस्तु में ब्रेक लगाते हैं। जब ब्रेक लगाते हैं तो उसकी जो स्पीड होती है, जिस समय ब्रेक अप्लाई करते हैं उसकी जो स्पीड होती है 50 मीटर की होती है। लेकिन जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो 40 मीटर, 20 मीटर, 10 मीटर, फिर जीरो पर हम पहुंच जाते हैं। तो साथियों ये क्या है? ये असमान गति है, लेकिन कैसा है? घटते हुए चाल के साथ है। कैसा है? घटते हुए चाल के साथ असमान गति है। जब घटते हुए चाल के साथ असमान गति होगी तो इसकी जो ग्राफ होगी ये नीचे की तरफ शिफ्ट करेगी स्ट्रेट लाइन से। तो साथियों यहाँ पर जो हमने ग्राफ बनाया
वो ग्राफ कैसा हुआ, अरेखीय हुआ, या इसी को हम वक्र रेखा कह सकते हैं, अरेखीय कह सकते हैं, अरेखीय है। लेकिन कहता है अतः यह ज्ञात होता है कि समान गति से बढ़ती हुई चाल, कहता है समान असमान गति, कैसी, बढ़ती हुई चाल, कैसा चाल हो, बढ़ती हुई चाल हो, तो असमान गति लेकिन चाल कैसी हो, बढ़ती हुई हो, चाल कैसी हो, बढ़ती हुई है। असमान गति से गतिशील वस्तु का ग्राफ अरेखीय होता है, और वह जब बढ़ती हुई चाल हो तो और वह क्या करेगा, और वह बाई एक्सिस की तरफ शिफ्ट करेगा। इसमें याद रखना है कि और वह दूरी अक्ष की तरफ बढ़ता हुआ चलेगा। क्या होगा, और वह, यहाँ पर हम इंक्लूड कर देते हैं, और वह दूरी अक्ष के साथ, दूरी अक्ष की ओर बढ़ता हुआ होगा। कैसा होगा, दूरी की ओर बढ़ता हुआ होगा। कैसा होगा, दूरी की ओर बढ़ता हुआ होगा। साथियों, इसको आपको ध्यान में रखना है कि उसका जो ग्राफ होगा वो दूरी अक्ष की तरफ बढ़ता हुआ होगा। किधर होगा, दूरी अक्ष की तरफ बढ़ता हुआ होगा। तो साथियों, हम इस दूसरे सिचुएशंस की भी हम चर्चा कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, उसके ग्राफ की प्रकृति को देख चुके हैं कि उसका ग्राफ जो है वो कैसा होगा, बाई एक्सिस की तरफ बढ़ता हुआ वक्र रेखा होगा। ये आरेखीय होगा, ये सरल रेखा नहीं होगा। तो ये बढ़ता हुआ जो वक्र रेखा है किसके तरफ, बाई एक्सिस की तरफ। तो ये सिचुएशंस किसी वस्तु की असमान गति को बढ़ते हुए चाल के साथ प्रदर्शित करेगा। तो साथियों, इस सिचुएशंस को भी हम चर्चा कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब हम लास्ट सिचुएशन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे असमान गति किसके साथ, घटती हुए चाल के साथ। असमान गति घटती हुए चाल के साथ। साथियों, जैसा कि ऊपर हम दो सिचुएशन की चर्चा कर चुके हैं, दो सिचुएशन हमने अध्ययन कर लिया है। वो दोनों सिचुएशन एक समान चाल की और असमान चाल में बढ़ते हुए चाल की थी, असमान गति में बढ़ते हुए चाल की थी। पहला सिचुएशन जो था समान गति का था, और दूसरा सिचुएशन जो था वो था असमान गति में बढ़ते हुए चाल की। साथियों, जो तीसरा सिचुएशन है वो है असमान गति में घटते हुए चाल की, असमान गति में घटते हुए चाल की। अब इस कंडीशन में ग्राफ की क्या प्रकृति होगी, ग्राफ का क्या आकार होगा, ग्राफ किस एक्सिस की तरफ शिफ्ट करेगा, ये ध्यान देने की आवश्यकता है। इसे हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोग पता है, ये असमान गति जो है, किसी एक वस्तु की जो है असमान गति लेते हैं, निर्दिष्ट बिंदु से चलना प्रारंभ करती है और निम्नलिखित समय में तय की गई दूरी, तालिका यहाँ पे दिया गया है। ये जो तालिका है साथियों, जैसा कि ग्राफ बनाने के लिए एक डाटा की आवश्यकता होती है, इसलिए ग्राफ की आवश्यकता है। तो जो ग्राफ है 0 सेकेंड से, ये ऑरिजिन से स्टार्ट होता है। जब ये ऑरिजिन पर जब रहता है उस समय दूरी और समय दोनों 0 होते हैं। साथियों, जैसा कि यहाँ पर हमने जो लिया है, जो डाटा हमने लिया है, उस डाटा को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। 0 सेकेंड्स में दूरी 0 है, पहले सेकेंड्स में 20 मीटर, दूसरे सेकेंड में 35 मीटर, तीसरे सेकेंड में 45 मीटर और चौथे सेकेंड के अंत तक 50 मीटर की दूरी तय करता है। यानी जब कोई गतिशील वस्तु जो है वो 4 मीटर, अगर 4 सेकेंड अगर चलता है तो उसके द्वारा जो तय की गई दूरी है वो आपका 50 मीटर का है। तो साथियों, जो दूरी 50 मीटर का है, इसमें हम देख रहे हैं कि पहले सेकेंड में, जो पहला सेकेंड है, तो पहले सेकेंड में जो तय की गई दूरी है वो 20 मीटर का है। यानी पहले सेकेंड में जो गतिशील जो वस्तु है वो 20 मीटर की दूरी तय की है। दूसरे सेकेंड में 15 मीटर की है, क्योंकि 20 से 35 मीटर की सिचुएशन पर गई तो 15 मीटर की दूरी तय की। तीसरे सेकेंड में 10 मीटर की दूरी तय की और चौथे सेकेंड में
मात्र 5 मीटर की दूरी तय की। तो यहाँ पर ये जो गति है ये असामान्य तो है ही, साथ ही साथ ये घटते हुए चाल की गति, क्या घटती हुई चाल की गति है। और जब ये सिचुएशन जब क्रिएट हो तो फिर ग्राफ कैसा होगा ये हम देखेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो साथियों, जैसा कि हर बार हम एक ग्राफ लेते हैं, ग्राफ में उसका पोजीशन देखते हैं, क्योंकि पहले सेकंड, दूसरे सेकंड, तीसरे सेकंड और चौथे सेकंड में उसका क्या पोजीशन होगा इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इसको हम देखेंगे और उस पोजीशन को हम एक रेखा से मिलाने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि उस रेखा का प्रकृति क्या है, क्या वो रेखा वक्र है या सीधा है, कैसा है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए साथियों, जैसा कि ऊपर दिए गए तालिका से जब हम अध्ययन किए, जो ऊपर का जो तालिका हमने जो देखा, इसका जब अध्ययन किया तो हमें ये पता चला कि वो जो वस्तु है वो वाकई में असामान्य गति से तो गति कर ही रहा है, लेकिन उसकी जो चाल जो है वो घटती हुई चाल है। कैसी चाल है? घटती हुई चाल है। उसकी चाल कैसी है? घटती हुई चाल है। तो यहाँ पर कहता है जो वस्तु असमान गति से घटती हुई चाल में, असमान गति से कैसी चाल है? इसकी घटती हुई चाल है। असमान गति से घटते हुए चाल में, असमान गति से, असमान गति, चलिए थोड़ा सा यहाँ पे जो है हम इसको कुछ और ऐड कर देते हैं ताकि डाटा और क्लियर हो जाए। कहता है असमान गति से, असमान गति से लेकिन कैसा? घटती हुई चाल, घटती हुई चाल गति करती है। क्या करती है? गति करती है। जाहिर सी बात है ये घटती हुई चाल से गति कर रहा है, जैसा कि हमने जब इस तालिका का अध्ययन किया तो हमने पाया। अब साथियों कहता है कि जब हम ऊपर दिए गए तालिका को जब हम अध्ययन करते हैं, तालिका का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि जो वस्तुएं हैं वो पहले सेकंड में ए पर, ये पोजीशन कैसे ज्ञात करेंगे? इस पोजीशन को ज्ञात करने के लिए भी हम 2 बार चर्चा कर चुके हैं, फिर भी चूँकि ये नया है इसलिए हर बार चर्चा करना इसकी आवश्यकता हो जाती है ताकि आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरह ये बैठ जाए। तो साथ में जब पोजीशन की बात करते हैं कि पहले सेकंड पे इसका पोजीशन क्या होगा ग्राफ में, तो हमने जैसा बताया कि पहले सेकंड जो एक्स एक्सिस पर लिया गया है, तो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर हम एक लाइन, कहने मतलब लंबवत एक लाइन खींचेंगे और वाई एक्सिस से भी हम एक लंबवत लाइन खींचेंगे, क्योंकि एक सेकंड में जो वस्तु है वो 20 मीटर की दूरी तय की है, तो एक सेकंड की पोजीशन से एक लंबवत लाइन खींचेंगे और 20 मीटर की दूरी का जो पोजीशन है वहाँ से हम एक लंबवत लाइन खींचेंगे और ये दोनों लंबवत लाइन जहाँ पर क्रॉस करेगा, जहाँ पर काटेगा, वो पोजीशन जो होगा एक सेकंड में उस वस्तु का पोजीशन होगा, उस वस्तु की स्थिति होगी। ये वस्तु मतलब एक सेकंड के बाद वहीं होगी जहाँ पर ये दोनों लंबवत रेखा एक दूसरे को काटेगा। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि एक सेकंड के बाद और 20 मीटर दूरी तय करने के बाद ये दोनों का जो लंबवत रेखा है वो ए पर काट रहा है। किस पर काट रहा है? ए पर। ठीक उसी प्रकार जब हम 2 सेकंड के बाद जब खींचते हैं तो 2 सेकंड से जब लंबवत और 35 मीटर की दूरी, जैसा कि हमने तालिका में देखा 35 मीटर की दूरी तय कर रहा है, तो हम 35, ये दोनों जो लंबवत लाइन को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो ये बी पॉइंट पर कट करता है। तो 2 सेकंड के बाद उस वस्तु का जो पोजीशन होगा बी पॉइंट पर होगा। 3 सेकंड के बाद जब हम इस पोजीशन को जब हम लेते हैं तो देखते हैं कि वस्तु सी पर है और लास्ट चौथे सेकंड में जब उस वस्तु की पोजीशन का जब हम पता करते हैं, जब हम अध्ययन करते हैं, तो हम पाते हैं कि वो जो वस्तु है वो चौथे सेकंड में डी पर है। कहाँ पर है? डी पर है। वस्तु कहाँ है? डी पर है। अब पहले सेकंड में ए पर, दूसरे सेकंड में बी पर, तीसरे सेकंड में सी पर, चौथे सेकंड में डी पर जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट का, जब हम इसको जब एक रेखा से जब मिलाते हैं, जब हम रेखा खींचने को प्रयास करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये रेखाएं जो है वो सरल नहीं होती है, वो अरेखीय होती है, वो वक्र हो जाती है। तो ये रेखा साथियों ये वक्र होने का कारण ही है क्योंकि असामान्य गति से गति करते हुए किसी भी वस्तु का किसी सिचुएशन में जो रेखाएं होगी, जो उसका ग्राफ होगा वो कैसा होगा? वो अरेखीय होगा, वक्र होगा। तो साथियों जब हम देखते हैं इस वक्र को तो ये रेखा
हम इसको कैसे पहचानेंगे कि ये जो ग्राफ है, दूरी समय जो ग्राफ है, ये ग्राफ घटती हुई चाल की है या बढ़ती हुई चाल की है, ये एक समान चाल की है, ये कैसे पता करेंगे? एक समान चाल की तो रेखाएं हैं जिसको कि हम बहुत अच्छी तरह ये जान लेते हैं कि वो रेखाएं जो है, एक समान चाल की जो रेखाएं होती है वो स्ट्रेट होती है, वो सीधा होती है। वो जो निर्दिष्ट बिंदु होती है वहाँ से जब वो खींचा जाता है, जब उसके सारे पोजीशंस को जब मिलाया जाता है, सारी स्थिति को जब मिलाई जाती है, तो वो जो रेखाएं जो बनती है वो रेखाएं सरल रेखा बनती है। और जब वो सरल रेखा जब ग्राफ होता है तब वो कहते हैं कि ये वस्तु जो है वो क्या है, वो वस्तु जो है एक समान चाल से गति में है, एक समान चाल से गति में है। लेकिन जब ये रेखाएं जब सरल ना हो, जब ये रेखाएं जब अरेखीय हो, जब वक्र हो, तो फिर इसमें दो सिचुएशन, पहला सिचुएशन में पढ़ लिया बढ़ती हुई चाल, असमान तथा असमान गति बढ़ती हुई चाल और असमान गति घटती हुई चाल। अब जो हम देख रहे हैं वो घटती हुई चाल को देख रहे हैं। तो जब हम घटती हुई चाल को जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि इसका जो ग्राफ है, घटती हुई चाल का जो ग्राफ है, वो आपका जो निर्दिष्ट बिंदु, कहने का मतलब कि जो आपका स्ट्रेट लाइन है जिसको कि हम एस्टिमेट किए हैं, जिसको कि हम माने हैं कि अगर कोई वस्तु अगर इसी गति से 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से अगर चलते रहता तो उसका एक समान चाल अगर होता तो उसका ग्राफ कैसा होता है। ये ग्राफ मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया है। ये डॉटेड लाइन से इसलिए दिखाया है क्योंकि आपको पता चले कि जो घटते हुए जो ग्राफ है वो किधर जा रहा है, हम इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो साथियों, इसको हम घटती हुई रेखाएं भी कहते हैं, घटती हुई ग्राफ का रेखा कहते हैं। क्योंकि ये जो रेखा, जैसा कि हमने पीछे बताया है, जो बढ़ती हुई चाल में बताया है कि जो ग्राफ होता है वो आपका स्ट्रेट लाइन से, यानी कहने का मतलब जो एक समान चाल की जो रेखाएं होगी उससे ऊपर की तरफ, कहने का मतलब बाई एक्सिस की तरफ शिफ्ट करता है, बाई एक्सिस की तरफ बढ़ता है। लेकिन जब उसकी गति घटती हुई होगी, जब उसकी गति घटती हुई होगी तब उसका ग्राफ बाई एक्सिस की तरफ ना जा करके वह एक समान चाल की जो ग्राफ है उससे एक्स एक्सिस की तरफ शिफ्ट करेगा, एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ेगा। तब हम ये पता कर लेंगे कि ये जो ग्राफ है ये वास्तव में असमान गति का बढ़ती यानी घटती हुई चाल के साथ है, असमान गति का घटती हुई चाल के साथ है। कब? जब उसका ग्राफ एक्स एक्सिस यानी टाइम एक्सिस की तरफ शिफ्ट करे, जब टाइम एक्सिस की ओर मुड़े, जब टाइम एक्सिस की ओर बढ़े, तब हम उसको पहचानते हैं। कैसे उसको पहचानेंगे कि ये जो ग्राफ है ये असामान्य गति का घटते हुए चाल के साथ है, यह सामान्य गति का घटते हुए चाल के साथ है। तो साथियों, जैसा कि यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर जब हम ये माने कि हम चलो कोई भी वस्तु अगर 20 मीटर प्रति सेकंड के अगर चाल से चल रही है, आगे बढ़ रही है, तो हम मान लेते हैं कि 20 मीटर के ही प्रति सेकंड की चाल से आगे बढ़ रही है। जब 20 मीटर के प्रति सेकंड की चाल से जब आगे बढ़ती रहेगी पूरी यात्रा में, तब हम उसको कहेंगे एक समान चाल से है। और जब एक समान चाल का जब हम ग्राफ ले रहे हैं तो हम, जैसा कि हमने पढ़ा है, ये ग्राफ क्या है, स्ट्रेट होता है। ये ग्राफ ये स्ट्रेट होगा। तो ये जो ग्राफ है ये एक समान चाल का है। किसका है? एक समान गति का है, एक समान गति का है, एक समान गति का है। ये जो ग्राफ है एक समान गति का है। लेकिन ये जो ग्राफ है ये असमान गति कहता है, असमान गति, असमान गति। लेकिन इसमें भी दो सिचुएशन है। असमान गति कैसा? ये घटती हुई, क्या? घटती हुई चाल, घटती हुई, यहाँ जगह कम है, घटती हुई चाल, ये घटती हुई चाल का है। असमान गति कैसा चाल? घटती हुई चाल। ये असामान्य गति घटती हुई चाल। तो ये जहाँ एक समान चाल की है और दूसरा असमान गति घटती हुई चाल की है, तो हम देख रहे हैं कि इस एक समान गति का जो ग्राफ है, इससे वो जो ग्राफ है घटती हुई चाल का जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहा है, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ शिफ्ट कर रहा है, मतलब टाइम एक्सिस की तरफ शिफ्ट कर रहा है। तो जब कोई ग्राफ, जब एक समान ग्राफ से, एक समान चाल की ग्राफ से जब नीचे की तरफ शिफ्ट करे, जब एक्स एक्सिस की तरफ शिफ्ट करे, तो वो जो ग्राफ होगा वो असमान गति का घटती हुए चाल का होगा। तो साथियों, यहाँ पर इन तीनों सिचुएशंस को हमने पढ़ा, देखा, इन तीनों सिचुएशंस को हमने देखा। और ये जो ग्राफ है
ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ का जब हम अध्ययन किए हैं तीनों सिचुएशंस का, तो हम तीनों सिचुएशंस के ग्राफ के अध्ययन करने पर जब हम तुलना करते हैं तो हम यही पाते हैं कि जब एक समान चाल होता है तो ये ग्राफ स्ट्रेट होता है, मतलब सीधी रेखा होती है, सरल रेखा होती है। जब चाल असमान हो तो इसमें दो सिचुएशंस आते हैं, पहला बढ़ती हुई, दूसरा घटती हुई। तो जब बढ़ती हुई होता है तो इसका ग्राफ जो है बाई एक्सिस की तरफ शिफ्ट करता है, ऊपर की तरफ बाई एक्सिस की तरफ शिफ्ट करता है। और जब चाल असमान चाल जब घटती हुई चाल के साथ हो, जब असमान गति घटती हुई चाल के साथ हो, तो इसका ग्राफ जो है एक्स एक्स की तरफ शिफ्ट करता है। तो इन तीनों सिचुएशंस को हमने देख लिया है। ये तीनों सिचुएशंस आपके प्रश्न, आपके परीक्षाओं में जो प्रश्न आते हैं उसमें भी आते हैं। इन तीनों सिचुएशंस को आपको पहचानने के लिए कहा जाएगा। इन तीनों सिचुएशन को पहचानने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। तो साथियों, इसका जो कंक्लूजन निकला वो क्या निकला? वो कंक्लूजन ये निकला कि अतः यह ज्ञात होता है कि असमान गति घटती हुई चाल से गतिशील वस्तु का ग्राफ अरेखीय होता है और वह एक्स एक्सिस की तरफ शिफ्ट करता है। इसे हम घटते हुए ग्राफ भी कहते हैं। तो साथियों, गति का ग्राफीय प्रदर्शन ये समाप्त हो चुका है। गति का ग्राफीय प्रदर्शन का हमने तीनों सिचुएशंस का अध्ययन कर चुके हैं। साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर कोई पॉइंट ऐसे, मैंने ये पूरा प्रयास किया है कि आपके लिए कोई ऐसी बिंदु ना छोड़ी जाए जिससे कन्फ्यूज़न हो, जिससे प्रश्न क्रिएट हो, जिससे आपको परेशानी हो। हमने हर एक बिंदु को इसमें शामिल किया, चर्चा किया है। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी बिंदु, कोई ऐसी प्रश्न, कोई ऐसे शब्द जो आपको समझ में नहीं आई हो, तो आप कृपया कर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथियों, आपने वीडियो तो देखते हैं, ये हमें पता चलता है, लेकिन आप विद्या स्टडी नेटवर्क को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे द्वारा डाला हुआ जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप हमारे वीडियो को आराम से देख सकें। आपको पता चले कि कौन सी नई क्लास, कौन सी नई वीडियो डाली गई है और उसे आराम से आप देखें। साथियों, जहाँ तक सवाल है हमारे वीडियो का थोड़ा लेट से आने का, तो चूँकि जैसा समय है कोविड का, जैसा समय चल रहा है, चूँकि हम जहाँ हैं वहाँ का सिचुएशन बहुत ख़राब है। हम अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाते हैं, बहुत कम समय के लिए, बहुत लिमिटेड टाइम के लिए हम घर से बाहर निकलते हैं। और इसी बीच जो भी काम करना होता करते हैं। तो अभी कठिनाई के कारण बहुत सारी कठिनाइयों के कारण वीडियो जो है पूरी तरह से नहीं आ पा रहा है, रेगुलर ढंग से नहीं आ पा रहा है। लेकिन आप हमारे विद्या स्टडी नेटवर्क पर जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप हमारे वीडियो को देखकर लाभान्वित हों। जहां कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई प्रश्न हो, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।